इफ वी सी ए डॉग रनिंग और अ काउ च्यूइंग, तो अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, मूवमेंट की बात की गई है, और अ मैन शाउटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट्स, वी नो दैट दीज आर लिविंग बींग्स। ठीक है, अगर कोई काउ च्यू या डॉग रनिंग या मैन शाउटिंग, सो वी नो कि ये लोग लिविंग है। ठीक है, सो व्हाट इफ द डॉग और द काउ और मैन वर एस्लीप, तो भी क्या हमें क्या लगेगा, मर गए थोड़ी, सांस तो ले रहा है ना, तो वी वुड स्टिल थिंक दैट दे आर अलाइव। बट हाउ डिड वी नो दैट, कैसे हम लोगों को ये सब पता चल रहा है? अगर देखो वी सी देम ब्रीदिंग एंड वी नो दैट दे आर अलाइव, व्हाट अबाउट प्लांट्स? ठीक है, प्लांट्स तो मूव करते नहीं है, ये करते हैं मूव, सो हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव? वी सी देम ग्रीन, तो अब जैसे कोई पत्ता बहुत ब्राउन और गिरा हुआ है तो ऐसा लगेगा कि चलो डेड है, लेकिन अगर कोई ग्रीन लीफ है तो ऐसा लगेगा हाँ इसमें लाइफ है। सो व्हाट अबाउट द प्लांट दैट हैव लीव्स ऑफ कलर अदर देन ग्रीन, सो दे ग्रो ओवर टाइम। सो यहाँ पे क्या बोल रहा गया है कि प्लांट ग्रो ओवर टाइम, दैट्स वाई वी आर एबल टू know that they are living being, so we know that they are alive. And some will say, in other words, we tend to think of some sort of movement. अब जैसे कोई एनिमल है तो वो तो मूव कर रहा है, हम लोगों को दिख रहा है, लेकिन प्लांट तो प्लांट मूव नहीं कर रहा है, लेकिन ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तो वो प्लांट ग्रो करेगा, तो मूवमेंट हो गया ना, तो उसको देख के हम लोग ये बोल सकते हैं कि हाँ चलो ये लिविंग है, दे आर अलाइव। So, but a plant that is not showing visible grow, that is not visibly growing is still alive, and some animal can breathe without visible movement. अब यहाँ पे contradiction लाया गया है, क्या कि a animal which is not moving, there are animals that don't move and still they are alive. ठीक है, हम लोगों को animals का मतलब अभी सिर्फ ऐसा लग रहा होगा जो हमें दिखता है, लेकिन there are whole class of animal. तो अब देखो जो कि जिंदा है एनिमल बिना मूव किए हुए, और बट अ प्लांट दैट इज नॉट विजिबली ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव, एंड सम एनिमल दैट कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट, सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज ए डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट एनफ। ठीक है, तो अब समझ में आ गया फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोगों को क्या बताया गया है कि कैसे बताओगे कि कोई चीज़ अलाइव है, तो उसके लिए क्या बोला जा रहा है कि मूवमेंट को देखते हैं। ठीक है, तो मूवमेंट की बात की गई और फिर ये बोला गया कि मूवमेंट इज नॉट एनफ। ठीक है, क्यों नॉट एनफ? बिकॉज देर आर सम एनिमल दैट कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट, बट सो दे आर स्टिल अलाइव। तो ये जो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है कि मूव करेगा तो लाइव है, अलाइव है, ये एनफ नहीं है। सो नाउ लेट अस गो टू द सेकंड पैरा। मूवमेंट्स ओवर वेरी स्मॉल स्केल विल बी इनविजिबल टू द नेकेड आई, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखो मॉलिक्यूल का मूवमेंट जो है, अब मॉलिक्यूल में तो वाइब्रेशन भी होता है, हम लोगों ने बहुत 5th 6th क्लास में ही पढ़ा है कि सॉलिड लिक्विड गैस में मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि वाइब्रेट करते हैं। सो अब वो हमें दिखता है नहीं दिखता है, लेकिन ये तो मूव कर रहा है मॉलिक्यूल्स, और लिविंग बीइंग में भी मूव कर रहे हैं। सो इज दिस इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ? तो अब ये जो बोल रहा है यहाँ पे कि इज दिस इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ, तो अभी हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? मॉलिक्यूल के लेवल पे जो मूवमेंट होता है। ठीक है, अब जैसे कि हमारी बॉडी जो है वो यूनिट उसका सेल है स्मॉलेस्ट, और उसमें सेल वॉल के थ्रू कुछ चीज़ें बाहर जाती हैं, कुछ चीज़ें अंदर आती हैं। तो इस चीज़ को इस तरह से विजुलाइज किया गया है कि देयर आर सम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड एंड फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। ठीक है, जो कि कंसंट्रेशन के डिफरेंस से होता है। जैसे कि किसी मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन सेल के बाहर ज़्यादा हो जाएगा तो वो सेल के अंदर चला जाएगा, किसी मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा हो जाएगा तो वो सेल के बाहर चला जाएगा। तो इस तरह के मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं अभी हम लोग। ठीक है, तो अब देखो सेकंड पैराग्राफ में, so is this invisible molecular movement necessary for life? If we ask this question to professional biologists, they will say yes. ठीक है, in fact virus do not show any molecular movement until they infect some cell. That is why अभी भी controversy है कि whether they are truly alive or not. ठीक है, तो जो movement of molecule है is essential for life,
ये हम लोगों ने अभी तक समझा, ठीक है। मॉलिक्यूलर लेवल पे मूवमेंट इन लिविंग बीइंग इज एसेंशियल। सो अब देखो यहाँ पे क्या है। सबसे पहले वाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीडेड, ठीक है, क्यों चाहिए हम लोगों को। वी हैव सीन अर्लियर इन अर्लियर क्लासेस दैट living organism are well organized structure and they have tissue have cells and cells have smaller component in them and so on। थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं। सेल जो होता है, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेलिज है, उसका एसोसिएशन से टिश्यू बनता है और टिश्यू के एसोसिएशन से ऑर्गेन और फिर पूरा स्ट्रक्चर। तो अब यहाँ पे देखो कि because of the effect of the environment this organized ordered nature of living structure is very likely to keep breaking down over a time। if order break down organism will no longer alive, so living creature must keep repairing maintaining their structure and since all these structure are made up of molecule so they must move। ठीक है, सिंपल चीज़। ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसको अपने मेंटेनेंस करने के लिए, मेंटेनेंस क्यों करना है, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म अगर इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है तो इसका ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट दिस ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर्ड नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर इज कीप ब्रेकिंग डाउन, ठीक है। सेल जो है वो डेड होगा, टिश्यू सरफेस ये सब चीज़ें हटेंगी, नहीं आएंगी। तो ये सब चीज़ें क्या है, हो क्या रहा है इसमें देखो, इसमें क्या बोल रहा है कि इन सब चीज़ों का हर एक कंपोनेंट का लाइफ होता है, वो डाई आउट होगा तो उसको रिप्लेस करने के लिए कुछ और चीज़ आएगी। तो ये जो रिप्लेसमेंट वर्क होता है ना, ये चीज़, अब जैसे कार जो है, कार का तो रिपेयर जा के कराते हो, लेकिन ह्यूमन बॉडी का रिपेयर होगा, कोई एनिमल जाके रिपेयर कराएगा नहीं। तो उसका सेल और इंटरनल प्रोसेस जो है वो खुद रिजुविनेटिंग रिस्पॉन्स देते हैं, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। तो वही रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका मूव करना ज़रूरी है। तो ये जो सेकेंड पैराग्राफ में हम लोगों ने अभी देखा कि इज मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल एसेंशियल फॉर लाइफ, यस इट इज एसेंशियल फॉर लाइफ बिकॉज ऑफ द रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग दिस स्ट्रक्चर द मूवमेंट इज मस्ट, ठीक है, अदरवाइज द ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर विल ब्रेक डाउन। अब ये किसके बारे में बोल रहे हैं हम लोग, ऑर्गेनिजम्स के बारे में, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ये देखो, ठीक है। तो जस्ट अब यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या क्या मेंटेनेंस प्रोसेस होते हैं, इसको एक्सप्लोर करना है और इसी से अभी हम लोग रिलेट करेंगे कि ये होते हैं लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी कि व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। अभी तक समझ में आ गया सबको कि इज मूवमेंट नेसेसरी, तो नहीं, मूवमेंट एज ए डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट इनफ, ठीक है। Is movement of molecule necessary? So biologist will say yes, it is necessary. Why the molecules movement is necessary? Because of repair and maintenance. Otherwise, the well organized structure will get breakdown. So now let us see what are the life processes. The maintenance function of a living organism must go on even when they are not doing anything particular. ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे ही आ रहा है दिमाग में तो अपना ही पिक्चर इमेज आ रहा होगा कि हम लोगों में क्या चाहिए। तो हम लोग अगर सो भी रहे हैं तो भी काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं बॉडी के अंदर एज ए मेंटेनेंस फंक्शन। सो इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग इन द क्लास, इवन वी आर जस्ट asleep, दिस मेंटेनेंस जॉब हैज़ टू गो ऑन, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो सेल है वो सिर्फ 9 से 12 के बीच में ही डिस्ट्रॉय होगा। जब सेल कंटिन्यूअसली डिस्ट्रॉय हो रहा है तो न्यू सेल को उसको रिप्लेस करना पड़ेगा कंटिन्यूअसली। सो इवन इफ वी आर जस्ट asleep, द मेंटेनेंस जॉब हैज टू गो ऑन एंड द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेस, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस चैप्टर जो है उसका अब यहाँ पे कि क्यों ये चैप्टर है वो अभी यहाँ पे समझ में आ गया, ठीक है। Maintain the process which together perform this maintenance job are life process। अब देखते हैं कौन कौन सा प्रोसेस। So since this maintenance process are needed to prevent the damage and breakdown, ठीक है, breakdown of living organism, tissue, cells, उन्हीं का तो मेंटेनेंस हो रहा है ना। So energy is needed for them। कोई चीज़ डिस्ट्रॉय हो रही है तो उस चीज़ को रिप्लेस करने के लिए अगर किसी नई चीज़ से लाओगे तो एनर्जी को इन्वेस्ट करना पड़ेगा,
एनर्जी को यूज करना पड़ेगा। तो ये एनर्जी कहाँ से आएगी अभी देखते हैं। सो एनर्जी इज नीडेड फॉर देम। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो हम लोग खाते हैं उससे आएगी एनर्जी। सो देयर मस्ट बी ए प्रोसेस टू ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी टू इनसाइड, ठीक है। तो कैसे आउटसाइड से इनसाइड जाएगी, तो हम लोग खाना खाते हैं तो आउटसाइड से एनर्जी इनसाइड आती है, ठीक है, विच वी कॉल्ड फूड। टू इनसाइड ए प्रोसेस वी कॉमनली कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब फूड से न्यूट्रिशन मिलता है तो ये एनर्जी को मिलने का प्रोसेस हो गया ना। तो एक ये लाइफ प्रोसेस हो गया कि भाई हमें रिपेयर करने के लिए एनर्जी तो चाहिए। एनर्जी कहाँ से आएगी, बॉडी खुद से तो जनरेट करेगी नहीं एनर्जी, बॉडी को एनर्जी चाहिए तो बाहर से आएगा। बाहर से क्या आ रहा है, फूड आ रहा है, और हमें अंदर क्या मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है। सो नाउ लेट अस सी, सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड अपॉन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, मोस्ट ऑफ दीज फूड्स आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड, ठीक है। हम लोगों का जो सेल है उसका जो वो किस चीज से बना है, तो ऑल आर बेस्ड ऑन कार्बन। सो इसलिए जो फूड है वो भी मोस्टली कार्बन बेस्ड है। So depending upon the complexity of this carbon source, different organism can then use different kind of nutritional process. अब कोई अगर सिंपल सोर्स ऑफ फूड खा रहा है तो उसको ज़्यादा ब्रेक डाउन करने की जरूरत नहीं है, तो वो एक अलग प्रोसेस इस्तेमाल करेगा। कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स खा रहे हैं तो उनको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। The outside source of energy could be quite varied. Since the environment is not under the control of individual organism, these sources of energy therefore need to be broken down or built up in the body. अब ये देखो, आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, अब हम लोग जो हैं बाहर के प्रोडक्शन पे, बाहर के फूड्स पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। वो तो जैसे ग्रो होगा, जो चीज़ ग्रो होगी वही हम लोग खाएंगे। So since the environment is not under the control of individual organism, so outside sources जो है वो काफ़ी वेरिएबल होता है, ठीक है, कहीं पे कुछ खा रहा है लोग। So these sources of energy therefore need to be broken down or built up in the body. या तो broken down or built up in the body to be finally converted into a uniform sources of energy that can be used for various molecular movement for maintaining living structure, ठीक है, as well as kind of molecule body needs to grow. So body है हमारी, इसको दो चीज़, एक तो ये प्रेजेंट बॉडी को मेंटेन करना है और दूसरा ग्रोथ, ठीक है। तो ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल चाहिए, उस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल को कराने के लिए हमें एक एनर्जी सोर्स चाहिए, और वो एनर्जी सोर्स हमें मिल रही है फूड से। लेकिन फूड जो है वो वेरीड है, डिफरेंट है बिकॉज ऑफ आउटसाइड इन्वायरमेंट। सो उससे एक एनर्जी लेके हमें एक यूनिफॉर्म सोर्सेस ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना है, जो कि हमारा मेंटेनेंस फंक्शन को पूरा कर सके। अभी तक चीज़ें समझ में आ गई, सिंपल है, अभी तक कुछ ज़्यादा हम लोग पढ़े नहीं है। सो अब देखिए यहाँ पे, these sources of energy therefore need to be broken down or built up in the body and must be finally converted to uniform source of energy. समझ गए ना, यूनिफॉर्म सोर्स, क्योंकि वेरिड सोर्स आ रहा है, उसको कन्वर्ट करेगी हमारी बॉडी यूनिफॉर्म सोर्स में, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे, दैट कैन बी यूज फॉर मॉलिकुलर मूवमेंट और बॉडी का ग्रोथ के लिए। सो फॉर दिस ए सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी आर नेसेसरी। और कैसे, क्या क्या है, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन चाहिए। सम आर ऑक्सीडाइजिंग का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और सिमिलरली रिड्यूसिंग रिएक्शन आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल रिएक्शन नीड टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शन की जरूरत होती है, जो कि मोस्ट कॉमनली हमारे बॉडी में यूज भी हो रहा है। सो फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड। ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, वो भी बाहर से आएगा। हम लोग कहाँ से ले रहे हैं ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं। सो दिस प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इज व्हाट वी कॉल सेल रेस्पिरेशन। फूड को ब्रेक डाउन करना है, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन के थ्रू होगा, उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। ऑक्सीजन की ज़रूरत हम लोग बाहर के इन्वायरमेंट से पूरा करेंगे, और वो ऑक्सीजन हमारे सेल तक पहुंचेगा, और ये केमिकल रिएक्शन होगा। तो इतनी सारी जो चीज़ हो रही है, इसको हम लोग बोल रहे हैं सेल रेस्पिरेशन। क्या है, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड एंड यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन फॉर सेलुलर नीड्स। सेलुलर नीड्स क्या है, एनर्जी नीड्स, रिप्लेसमेंट नीड, ग्रोथ नीड, ठीक है।
इज व्हाट वी कॉल्ड रेस्पिरेशन। सेल रेस्पिरेशन समझ गए, जहां पे रेस्पिरेशन जाएगा वहां पे हमें ऑक्सीजन दिमाग में आ जाना चाहिए। ओके, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन क्यों चाहिए? मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है, यूनिफॉर्म एनर्जी में लाने के लिए मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करना होता है। ब्रेक डाउन करने के लिए मोस्ट कॉमनली ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शन यूज होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शन के लिए हमको क्या चाहिए? आउटसाइड सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, जो कि हम लोग रेस्पिरेशन के थ्रू लेते हैं, और ये पूरे प्रोसेस को हम लोग वी कॉल रेस्पिरेशन। सेलुलर नीड्स के लिए वी कॉल रेस्पिरेशन, सेल रेस्पिरेशन नहीं। तो रेस्पिरेशन समझ गए, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन जाएगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, वो ब्रेक डाउन करेगा मॉलिक्यूल्स को, और बाहर से जो ऑक्सीजन आ रहा है ये चीज हो गई रेस्पिरेशन। फूड आ रहा है बाहर से अंदर जाके एज ए न्यूट्रिशन, हमें इंटरनल प्रोसेस होगा और हमें न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। सो इन द केस ऑफ, अब देखो यहाँ पे इसको मैं सेल बोल रहा था, ये सिर्फ रेस्पिरेशन है, ठीक है। सो अब देखिए, इन द केस ऑफ अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर टेकिंग इन फूड। अब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म पता है तुम, हम सेल जो है सिंगल ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल मल्टीपल सेल होता है। तो सिंगल सेल में एक ही सेल जो है वो ऑक्सीजन का एक्सचेंज भी कराएगा, फूड इनटेक भी करेगा, एक्सक्रीशन भी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इन केस ऑफ अ सिंगल सेल नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर टेकिंग इन फूड, एक्सचेंजेस ऑफ गैस और रिमूवल ऑफ वेस्ट मे बी नीडेड। नो स्पेसिफिक ऑर्गन, क्यों? ऑर्गन तो पहले ऑर्गन बनता है टिश्यू से, टिश्यू बनता है सेल से, ठीक है, और ये है सिंगल सेल। तो समझिए यहाँ पे, रिमूवल ऑफ वेस्ट may need because the entire surface of organism is in contact with the environment. But what happen when the body size of the organism increases and body design become more complex? In multicellular organism, जैसे हम लोग हैं, इसमें हर एक सेल जो है वो इन्वायरमेंट और सराउंडिंग के कांटेक्ट में नहीं है, तो सिंपल डिफ्यूजन से सामान अंदर और बाहर नहीं जा सकता है वहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर चाहिए। फूड एक जगह पे इनटेक होगा, दूसरी जगह पे वो डाइजेस्ट होगा, उससे एनर्जी रिलीज होगी और फिर पूरे बॉडी में एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, और हर सेल को एनर्जी मिलेगी। उसी तरह से हर एक सेल का वेस्ट एक जगह कलेक्ट होगा और फिर वो ट्रांसपोर्ट होकर एक कॉमन जगह से एक्सक्रीशन होगा। तो ये नहीं है कि हर सेल इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है मल्टीपल बॉडी के। कोई एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होता है तो वो एक सिंपल सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के तरह आसानी से मटेरियल का एक्सचेंज नहीं कर पाता है, ठीक है। सो यही डिफरेंस हम लोग यहाँ पे देखना चाह रहे थे कि इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल्स मे नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग इन्वायरमेंट, दस सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट। डिफ्यूजन मतलब मूवमेंट, मॉलिक्यूल, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सो दस सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट। तो क्या चाहिए हमें फिर? सो वी हैव सीन प्रीवियसली हाउ इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वेरियस बॉडी पार्ट हैव स्पेशलाइज्ड फंक्शन, ठीक है। कुछ सिर्फ च्यू करने के लिए बने हैं, कुछ डाइजेस्ट करने के लिए बने हैं, कुछ सिर्फ एक्सक्रीशन को फैसिलिटेट करने के लिए बने हैं। सो we are familiar with the idea of a specialized tissue and with their organization in the body of organism. It is therefore not surprising that uptake of food and oxygen will also be function of a specialized tissue. ठीक है, ये समझो यहाँ पे कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यू ही हैं जो कि फूड और ऑक्सीजन को बॉडी से एक्सचेंज कराते हैं, ना कि सिंगल सेल में जहाँ पे वो सेल खुद ही इन्वायरमेंट से कांटेक्ट में है तो डिफ्यूजन सिंपल प्रोसेस के थ्रू ये सब चीज़ें कंप्लीट करता है। ऐसा नहीं होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है। यहाँ तक समझे आप? इट इज़ देयरफॉर नॉट सरप्राइजिंग दैट अपटेक ऑफ फूड and of oxygen will also be function of a specialized tissue. However, this pose a problem since the food and oxygen are now taken up only at one place in the body, while all of the body need them. This situation create a need for transportation. ठीक है, एक जगह खाना खा रहे हो, हमारी हर बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो इसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत है ना, एनर्जी को, फूड को। सो दिस सिचुएशन क्रिएट ए नीड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ऑक्सीजन ले रहे हैं हम लोग,
एक जगह से ले रहे हैं लेकिन हर एक सेल को ऑक्सीजन चाहिए। सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी। तो अभी तक रेस्पिरेशन, फिर फूड एंड न्यूट्रिशन, उसके बाद अब ट्रांसपोर्टेशन की बारी आ गई। ठीक है, 3 प्रोसेसेस देख लिए ना जो जरूरी है। When the chemical reaction use the carbon source and the oxygen for energy generation, they create byproducts that are not only useless but could be harmful. तो अब ये जो केमिकल रिएक्शन होता है इससे कुछ वेस्ट भी जनरेट होता है। ठीक है, एंड दीज वेस्ट बाय प्रोडक्ट आर देयरफॉर नीड टू बी रिमूव्ड एंड डिस्कार्डेड। एंड इस वेस्ट के रिमूवल को एक्सक्रीशन का प्रोसेस बोलते हैं। पहले वर्ड मैं यूज़ कर रहा था, मुझे लगा आपको पता होगा, लेकिन चलिए यहाँ पे दोबारा से ये समझाया गया है। क्या समझाया गया है कि दीज वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स देयरफॉर नीड टू बी रिमूव्ड। कौन सा वेस्ट बाय प्रोडक्ट? केमिकल रिएक्शन जब होता है, कोई चीज़ एक से दूसरे में कन्वर्ट होती है, तो वो कन्वर्ट होने के साथ साथ कुछ वेस्ट भी जनरेट होता है। जो वेस्ट अपनी बॉडी के लिए हार्मफुल है, उस वेस्ट को हमें रिमूव करना है। इस प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट को एक्सक्रीशन बोलते हैं। Again, if the basic rule for body design in multicellular organism are followed, a specialized tissue for excretion will be developed, which means that transportation system will need to transport waste to the excretory tissue. Excretory tissue से toxic waste get removed, transportation से toxic waste will go to excretion system, food से energy inside आएगी, ऑक्सीजन जो लेना है हमको उसके लिए रेस्पिरेशन का प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, सो अब यही प्रोसेसेस को मेंटेनेंस के लिए जो कि जरूरी है उसको हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों का स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन लेक्चर हो गया। अब आप लोग अगर पॉज लेना चाहते हैं, कुछ ब्रेक लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग न्यूट्रिशन को स्टार्ट करेंगे।